दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में स्वागत है। यानी आज हम इन दोनों महत्वपूर्ण एग्जामों को देखते हुए स्टडी ऑन ईडीयू आईएएस लेके आया है आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन का टेस्ट, यानी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का यूपीएससी एग्जाम हो, पीएससी एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो इसी को देखते हुए हम यानी स्टडी ऑन आईएएस पॉलिटी सेक्शन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप सबके लिए लाया है एंशिएंट हिस्ट्री का भी टेस्ट सीरीज, जिसमें आज ये पहला टेस्ट है यानी एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के सारे सेक्शन कवर करने वाले हैं और इसकी इम्पोर्टेंट चाहे आप स्टेट पीसीएस दें या फिर यूपीएससी दें, क्योंकि अगर यूपीपीएससी की बात करें तो उसका भी पैटर्न जो है यूपीएससी की तरह ही हो गया है, यानी यूपीपीएससी का पैटर्न। ठीक है, तो इसमें जो है हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले जो है इन 5 टॉपिक को हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग, प्रारंभिक वैदिक युग जिसमें उत्तर वैदिक युग और महाजनपद बुद्ध युग शामिल है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बाद महापाषाण का संगम युग, गुप्त युग और गुप्त काल के बाद, ये सब सेक्शन इसमें शामिल है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। पैटर्न वही रहेगा दोस्तों, यानी 20 क्वेश्चन आपको ईच क्लास में मिलेंगे, जैसे ही जब तक पूरा आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन एंशिएंट हिस्ट्री का खत्म ना हो जाए। और टोटल टेस्ट सीरीज की बात करें ऑल सब्जेक्ट की, तो 5000 से 6000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं, यानी मिनिमम 5000 मैक्सिमम 6000 क्वेश्चन रहेंगे। 5000 क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी हैं और इसमें यूपीएससी के बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा हमारी जो भी क्लास की अपडेट है, एक तो आपको यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरा हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी होगी क्लास की आपको स्टडी ऑन ईडीयू आईएएस पर मिल जाएगी। आप सर्च करके भी या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके भी वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा बात करें, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। ये इसका नंबर है 70017004। तो आज के एंशिएंट हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के इतिहास में प्रतिकीर्ति प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, यह पाषाण युग के दौरान हस्त कुल्हाड़ी और विदारक यानी मांस काटने का चाकू बनाने की एक उन्नत शिल्प को दर्शाता है। ऑप्शन 2 है, पश्चिमी घाटों और उत्तर पूर्वी भारत में प्रतिकीर्त तथा प्रथा जो है अनुपस्थित है। उपयुक्त कथन में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों पूछा है इतिहास में प्रतिकीर्त प्रथा के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि यह पाषाण युग के दौरान हस्त कुल्हाड़ी और विदारक यानी मांस काटने चाकू के उन्नत शिल्प को दर्शाता है। ऑप्शन 2 भी सही है, यह पश्चिमी घाटों और उत्तर पूर्वी भारत में प्रतिकीर्ति प्रथा अनुपस्थित है। और अगर इसके अलावा अगर इसकी व्याख्या देखें तो आपको बता दें, प्रतिकीर्त उद्योग में मुख्य रूप से क्या बनता था? हस्त कुल्हाड़ी, विदारक यानी मांस काटने का चाकू, ये दोनों थे। प्रतिकीर्त शब्द का उपयोग हस्त कुल्हाड़ियों और विदारक यानी मांस काटने का चाकू के लिए किया जाता था, जो एक क्या कहता है त्रिकरण औजार के रूप में पाए जाते थे और प्रगतिशील और उत्तरोत्तर सममित आकृतियों को दर्शाते थे। यह प्रथा पश्चिमी घाटियों और तटीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत में अनुपस्थित थी, यानी यहाँ पर नहीं पाई जाती थी। इसके अलावा भारी वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में प्रथा अनुपस्थित रही, यानी इसका कारण है भारी वर्षा के कारण। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछा है तमिलनाडु और विशाखापट्टनम में तूतुकुड़ी जिला के थे। और इसके अलावा पूछा है ये रीस्थल सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के प्रमाण थे और इस तरह दक्षिण भारत में मध्य पाषाण युग की उपस्थित के संकेत देते हैं। इस संदर्भ में तेरी शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तेरी स्थल, ये है थेरी या फिर तेरी स्थल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों की क्रमिक प्रथाओं वाला स्थल।
ऑप्शन 2 है बेसाल्ट चट्टानों की विशेषता रखने वाला पहाड़ी भूदृश्य। ऑप्शन 3 है रेत के टीलों के कारण निर्मित तटीय भूदृश्य। ऑप्शन डी है एक साइट जिसका पुरातत्वविदों द्वारा बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। यानी इसमें पूछा है भारत में मध्य पाषाण युग की उपस्थित का संकेत देते हैं। इस संदर्भ में क्या तेरी शब्द का क्या अर्थ है? तो अगर इसकी बात करें, तेरी शब्द की अर्थ की बात करें तो तेरी या तेरी कहते हैं कुछ लोग, इंग्लिश में ऐसा लिखा रहता है तेरी, और हिंदी में कहीं कहीं थेरी या तेरी लिखा रहता है। तो ये शब्द जो है रेत के टीलों के कारण जो है निर्मित तटीय लैंडस्केप को दर्शाता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन सी इसमें सही है। यानी इसकी और व्याख्या की बात करें दोस्तों तो ये मिट्टी जो है चतुर्धारक काल के प्लेस्टोसीन युग में उत्पन्न हुई होगी। भारत में मध्य पाषाण काल स्थल मुंबई के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले के थेरी में पाए जाते हैं। इन स्थलों में सूक्ष्म पाषाण काल के औजार या उपकरण मिलते हैं जो मध्य पाषाण काल की एक अंकित विशेषता है। इस प्रकार देखेंगे तेरी शब्द का संबंध होता है रेत के टीलों कारण जो निर्मित लैंडस्केप से है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो ताम्र पाषाण संस्कृत के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। यानी ऑप्शन 1 दिया है ताम्र पाषाण काल के लोग अपनी बस्तियों में पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे। ऑप्शन 2 दिया है ताम्र पाषाण काल के लोग बड़ी संख्या में छोटे आकार के पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे जिन्हें क्या कहा माइक्रोलिथी यानी सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। ऑप्शन 3 है ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों में शिशु मृत्यु दर क्या थी अधिक थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही कथन चूज करना है और ताम्र पाषाण कल्चर यानी ताम्र पाषाण संस्कृत के बारे में आपको विशेषताएं दी गई हैं। इसमें जो है इन विशेषताओं में सही कौन सा है यानी ताम्र पाषाण संस्कृत से किसका संबंध है? तो अगर संबंध की बात करें तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि ताम्र पाषाण काल के लोग पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे। तो जब परिचित ही नहीं थे तो इसमें पकी हुई ईंटों का कोई जो है मतलब ही नहीं है और बस्तियों में शायद ही कभी उनका उपयोग किया जाता था। उनके घर किससे बने होते थे? उनके घर जो है गीली मिट्टी से बने होते थे ताम्र पाषाण के लोगों को। तो गीली मिट्टी के बने हुए ईंटों का प्रयोग होता था यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इन घरों का निर्माण टट्टर या पुताई के साथ किया जाता था। ये फूस के घर घास फूस के घर जैसे दिखते थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है यानी ऑप्शन 1 जहां होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा बी और सी। ऑप्शन बी की बात करें या सॉरी 2 की बात करें तो इसमें ताम्र पाषाण युग के लोग तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। ताम्र पाषाण अगर ताम्र दिया है तो ताम्र औजार उपयोग करेंगे ही, उसके साथ क्या पत्थरों का भी औजार उपयोग करते थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों ताम्र पाषाण स्थलों पर पाए जाने वाले पत्थरों के औजार बड़ी संख्या में किसने छोटे आकार के जो है होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 किसमें है? ऑप्शन 2 बी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 गलत है, 3 में 2 नहीं है और ये भी आंसर सही है क्योंकि ताम्र पाषाण बस्तियों में शिशु मृत्यु दर अधिक थी। अगर पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्र पाषाण स्थलों में बड़ी संख्या में बच्चों के क्या हुए कब्रें मिली हैं। तो महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण कालीन में यानी पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर रहा है तो इसमें क्या मिला बड़ी संख्या में बच्चों की क्या है कब्रें मिली हैं। तो इससे इस बात का संकेत मिलता है कि ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों में शिशु मृत्यु दर अधिक थी। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन बी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत में मिट्टी के बर्तनों की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उत्तर भारत में लौह युग चित्रित ग्रे पात्र की संस्कृति के साथ मेल खाता है। ऑप्शन 2 की बात करें उत्तरी काले चमकीले मृदभांड की संस्कृति यानी नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर यानी NBPW जिसे कहा जाता है महाजनपदों के युग से जुड़ा है। इसमें सही कथन कौन सा है? यानी पूछा है दोस्तों भारत में मिट्टी के बर्तनों की प्रथाओं के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए कौन सा कथन सही है। यानी 2 ऑप्शन का मतलब 1 और 2 कथन दिया गया है, उसमें पूछा है 4 ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा कथन सही है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ये सही है क्योंकि चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं भी क्या कहते हैं 1100 से 800 ईसा पूर्व उसका जो है दिनांक तय किया गया है। जिसे चित्रित धूसर मृदभांड जो मिले हैं
प्रारंभिक राजनीति की संरचनाओं की नींव रखी है। उत्तर भारत में लौह युग चित्रित ग्रे पात्र संस्कृत के साथ मेल खाता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि चित्रित ग्रे पात्र जो है संस्कृत चढ़ के बाद उत्तरी काले चमक पात्र की संस्कृति यानी नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर जो है आता है। यानी पीजीडब्ल्यू के बाद क्या आता है, एनबीपीडब्ल्यू यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, जो महाजनपद और मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है भारत में प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में मेनिहिर यानी उसके अलावा डोलमेन यानी महापाषाण तुंब शब्दों के क्या संकेत प्राप्त होते हैं। ऑप्शन 1 है महापाषाण कब्रों के रूप में, ऑप्शन बी है शिला चित्रकारी यानी रॉक पेंटिंग्स के में प्रयुक्त सजावटी तकनीकों के रूप में, ऑप्शन सी है बड़े जानवरों के शिकार के लिए विशेष पत्थर के औजार, ऑप्शन डी है ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों में धार्मिक संरचना। यानी इसमें आपको पूछा है प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में मेनिहिर डोलमेन का मतलब महापाषाण तुंब शब्दों का संकेत प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, तो इसमें किससे संकेत आपको मिलता है। तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि मेनिहिर और डोलमेन यानी महापाषाण तुंब दक्षिण भारत के महापाषाण निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न शवाधान रीति के रूप में जो है। कई पुरातत्वविद क्या मानते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाने वाले महापाषाणों को जिनका टाइम पीरियड वो मानते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से क्या 500 ईसा पूर्व यानी लौह युग के आसपास ये रखते हैं। और बड़े पत्थर से बनाई गई संरचनाएं जिन्हें या तो कब्र स्थलों या फिर स्मारक स्थलों के रूप में निर्मित किया गया था, उन्हें महापाषाण पत्थर कहते हैं। अगर मेनिहिर की बात करें तो मेनिहिर क्या है, मेनिहिर जो है एक प्रकार का पत्थर है जो लंबवत खड़ा होता है और यह समान पत्थरों के समूह के एक हिस्से के रूप में मौजूद हो सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 सही है, महापाषाण कब्रों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। यानी अगर बात करें मेनिहिर की जो बात कर रहा है तो मेनिहिर कैसे होता है, मेनिहिर आप देखेंगे ये ऐसे कुछ संरचना पाई जाती थी, खड़े पत्थर के रूप में होते थे, इस तरह आप देखेंगे इसे मेनिहिर कहा जाता है। और अगर उसमें डोलमेन की बात करें यानी महापाषाण तुंब की बात कर रहा है तो उसमें आपने कई जगह उसको देखा होगा, कुछ ऐसे पत्थर रहे होंगे, यानी ये पत्थर है, ऐसे कई पत्थर की संरचना है, तो उसमें के नीचे जो है यहाँ कब्र उसके नीचे होती है मे बी। तो इस प्रकार की संरचना आपको ये मेनिहिर से कहा जाता है, इसमें क्या कहा डोलमेन या महापाषाण तुंब कहा जाता है। ये एक प्रकार का मेगालिथिक महापाषाण है जो केवल एक कक्ष वाले मकबरे में बना होता है, जिसे आमतौर पर 3 या अधिक सीधी तरह के खड़े पत्थर जो है एक बड़े सपाट क्षैतिज आच्छादन शिला के आश्रय देते हैं। यानी इन दोनों का संबंध भी जो किससे है, महापाषाण कब्र से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंध घाटी सभ्यता की मूर्ति सदृश कला के रूप में निर्मित करता है। तो इस प्रकार इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा पशु सिंध घाटी सभ्यता की मूर्ति सदृश कला के रूप में निर्मित करता है। ऑप्शन 1 दिया है बाघ, ऑप्शन 2 दिया है मगरमच्छ, ऑप्शन 3 दिया गया गाय, ऑप्शन 4 दिया गया घोड़ा, ऑप्शन 5 दिया गया है गेंडा या बैल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चूज करना है। ऑप्शन 1 दिया गया 1 और 2, ऑप्शन बी दिया गया 1 2 4, ऑप्शन 3 दिया गया है, सी दिया गया है 1 2 4 5, 1 2 5, ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है, यानी पशु जो है उसके बारे में बताना है कौन सा मूर्ति सदृश कला के रूप में निरूपित करता है। तो इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है, जिसमें आपको बाघ, उसके अलावा देखेंगे आपको मिल जाए मगरमच्छ मिल जाएगा और 5वां जो है गेंडा या बैल मिल जाएगा। गाय और घोड़ा का जो है इसमें नहीं मिलेगा। यानी हड़प्पा संस्कृत की मोहरों और टेराकोटा कला को रूप निरूपित जानवर को देखें तो उसमें गेंडा या बैल मिल जाएगा, मृग मिल जाएगा, मगरमच्छ मिल जाएगा, गेंडा राइनो मिल जाएगा, तो बाघ मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको मिलेगा, घोड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हड़प्पा संस्कृत की मोहरों को देखें तो टेराकोटा कला पर निरूपित नहीं किए गए जानवरों में क्या उसमें जो है इसमें कौन कौन से जानवर शामिल है, यानी कौन कौन सा आपको मिलेगा कौन सा, बैल मिल जाएगा, उसके अलावा मृग मिल जाएगा, मगरमच्छ मिल जाएगा, उसके अलावा गैंडा मिल जाएगा, ठीक है।
गैंडा के अलावा क्या मिलेगा, बाघ मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। इसके अलावा कौन नहीं मिलेगा, तो उसमें जो है आपको देखेंगे गाय नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना, पूछता है ऊंट, इसके अलावा घोड़ा, शेर, ये सब चीजें नहीं मिलती। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज में बताएं, एक्स्ट्रा व्याख्या में आपको बताएं, पशुपति जो होता है शिव, अर्थात भगवान शिव एक जो है सिलखड़ी मुहर है, जो जिसमें 4 जानवरों यानी हाथी, बाघ, राइनो, भैंस से घिरे हुए महादेव के 3 सिर वाला आकृति का चित्र है। आपने देखा होगा, आपने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा उसमें जो है आपने देखा एक मूर्ति मिली है जिसमें पलथी यानी दोनों पैर सिकुड़ के बैठे हुए मुद्रा में बैठे योगी का जो है दृश्य आपको दिखाई दिया हो, उसे आदि शिव की आकृति के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें जो है हाथी, बाघ, राइनो और भैंस जैसे जो है घिरे हुए आपको 3 सिर वाले जो है आपको आकृति दिखाई देगी। तो इस प्रकार भी इसका आप व्याख्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है हड़प्पा सभ्यता अर्ध कीमती पत्थरों के निर्यातक और कृषि उत्पादक की प्रमुख आयातक थी। ऑप्शन 2 की बात करें, हड़प्पा के लोग अपनी समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के निर्यात करने के लिए पर्याप्त तांबा अयस्क का उत्पादन किया। ऑप्शन 3 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से सोना, चांदी, निकल और लोहा का उपयोग किया जाता था। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन 1 देखें तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के लोग अंतर क्षेत्रीय यानी बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बाहर से ट्रेड नहीं करते थे, वो क्या करते थे इंट्रा ट्रेड, यानी अपने हड़प्पा के लोग क्या करते थे अपने ही अंदर जो है अंतर क्षेत्रीय और विदेशी व्यापार दोनों करते थे। सॉरी, मैं गलत बता दिया आपको। हड़प्पा के लोग, मैं अपना यहाँ पर सुधार करता हूं, हड़प्पा के लोग क्या करते थे यानी अंतर क्षेत्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों करते थे, विदेशी व्यापार करते थे। सुमेरियन का नाम सुना होगा, सुमेरियन ग्रंथों में मेलुहा, इसे मेलुहा कहते हैं, यानी सिंधु क्षेत्र को दिया गया प्राचीनतम नाम जो है, इस सिंधु क्षेत्र को क्या कहा है, मेलुहा भी कहा जाता है। सुमेरियन ग्रंथों के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। अगर सुमेरियन ग्रंथों की बात करें, सुमेरियन ग्रंथों में मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का भी उल्लेख है, यानी उसमें आप मेलुहम देखें तो उसमें कौन कौन से जो है, बहरीन का उल्लेख है, बहरीन को क्या कहते थे, दिलमुन कहते, मकान का मतलब मकरान तट का भी उल्लेख है, जिससे सोना, तांबा, टिन, कई अर्धकीमती पत्थरों का आयात किया गया। मुख्य निर्यातक कई कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, तिलहन, जौ, कपास के समान टेराकोटा की मूर्तियां मोती आदि थे। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है उल्टा दिया गया है, इसमें हड़प्पा सभ्यता को क्या किया, निर्यातक कहा गया है, जबकि ये क्या थे, आयातक थे, और प्रमुख कृषि उत्पादों क्या थे, निर्यातक थे। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। यानी आपको ध्यान रख, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने बीच भी व्यापार करते थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे। सुमेरियन एक ग्रंथ है जिसे मेलुहा कहा जाता है, उसमें जो है ये सब उल्लेखित मिलता है। मेलुहा का मतलब होता है सिंधु क्षेत्र को दिया गया प्राचीन नाम को क्या है, मेलुहा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, ऑप्शन 1 जहां होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा सी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 की बात करें, 2 भी गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासियों के और वर्तमान राजस्थान और बलूचिस्तान से तांबा ला रहे थे, लेकिन वे इसकी समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता को निर्यात करने के लिए पर्याप्त तांबे का उत्पादन करने में असमर्थ थे। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 भी सही गलत है। ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि सभ्यता में सोने, चांदी, निकल की कीमती धातु का उपयोग का प्रमाण है, जिनका स्रोत दक्षिण भारत था, लेकिन सभ्यता में लोहे के उपयोग का कोई भी प्रमाण नहीं है। हालांकि हड़प्पा संस्कृत कांस्य युगीन थी, लोगों ने सीमित पैमाने पर कांस्य का इस्तेमाल किया, कांस्य, तांबे और टिन का शुद्ध धातु है। इस प्रकार हुआ, 3 भी गलत है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है, तीनों गलत है। अगर और बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और आपको इंफॉर्मेशन दे, तो वो पहिए के इस्तेमाल से वाकिफ थे, लेकिन उनके जो है उन्होंने पहियों का जो है अरयुत पहियों का इस्तेमाल नहीं किया था। वे परिवहन के लिए नावों और बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। हड़प्पा के लोग वस्तु विनिमय सिस्टम के माध्यम से आदान प्रदान करते थे। कांस्य की ढलाई की बात करें तो उसे क्या कहते थे, लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करते हुए कांस्य की ढलाई बड़े पैमाने पर अभ्यास किया करते थे, और इनमें मुख्य रूप से मानव और पशु पक्षियों की आकृति होती थी। उदाहरण के लिए अगर आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में जो है
नृत्य करती हुई जो है कन्या, डांसिंग गर्ल भी आपने देखा होगा। इसके अलावा त्रिभंग नृत्य मुद्रा में आपने खड़ी देखा होगा। इस प्रकार देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा व्याख्या हो गई उसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प वैदिक युग के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन 1 दिया है, ऋग वैदिक आर्यों ने गायों के लिए युद्ध लड़े तथा इन युद्धों की जो गविष्ठ नाम से जाना जाता था, इन युद्धों को गविष्ठ नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 2 की बात करें, गाय को पवित्र माना जाता था। ऑप्शन 3 की बात, खास मौके पर मेहमानों को बीफ गोमांस परोसा जाता था। ऑप्शन 4 की बात करें, प्रारंभिक आर्यों ने एक शिकारी का जीवन व्यतीत किया। तो इसमें जो है आपको दोस्तों पूछा है, सही आंसर पूछा है, कौन सा विकल्प वैदिक युग के संदर्भ में सही नहीं है। पहले ये कीवर्ड देखिए, सही नहीं है, और वही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे, ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि मवेशियों का सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना जाता था वैदिक युग में, तथा उनमें गाय की सबसे कीमती थी। किसी के पास कितना धन है इसका निर्धारण उसके पास कितनी गायों की संख्या उसे किया जाता था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो पुजारियों को गाय का उपहार स्वरूप दिया जाता था, तो इसकी पवित्रता को एक पवित्र वस्तु के रूप में दर्शाता है। राजसूर यज्ञ जब किया जाता था उसमें जो है पुजारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गायों को दान दिया जाता था। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। बलिदानों के बड़े पैमाने पर जानवरों की हत्या शामिल थी, और जो बाद में वैदिक युग के दौरान शुरू हुई, जिससे पशुधन का विनाश हुआ। अतिथि को गोधन के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता था। तो आपको ये कीवर्ड ध्यान देना, अतिथि को किसे गोधना के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि प्रारंभिक आर्य प्रकृति में पशुचारक थे तथा माध्यमिक गतिविधि के रूप में कृषि का अभ्यास करते थे। उन्हें कृषि का बेहतर ज्ञान था तथा वे बुआई, कटाई और थ्रेसिंग जैसे परिचित थे, तथा वे विभिन्न मौसमों के बारे में भी जानते थे। इस प्रकार देखेंगे एक शिकारी जीवन नहीं था इनका क्या था, एक पशुचारक थे। इस प्रकार देखेंगे केवल जोन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ऋग वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राजा ने एक सेनाध्यक्ष के अधीन एक स्थायी सेना स्थापित की। ऋग वैदिक काल के संबंध पूछा है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऋग्वेद युग जो होता है, ऋग वैदिक लोग युद्धों के दौरान हेलमेट व मेल कोट का इस्तेमाल करते थे। इसमें कौन सा कथन सही है, ऋग वैदिक काल में पूछा है दोस्तों। इसमें पूछा है ऋग वैदिक काल में कौन सा संबंध आपको सुमेलित होता है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी। हालांकि युद्ध के दौरान क्या होता था, राजा एक रक्षक योद्धाओं की सेना जुटाई थी, जिसमें क्या सैन्य कार्य के विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा किए जाते थे, जिन्हें व्रत, गढ़ व शारदा कहा जाता था। युद्ध के दौरान जनजाति इकाइयां इकट्ठी होती थी। कुल मिलाकर यह सरकार की एक कबलाई व्यवस्था थी, जिसमें सैन्य तत्व मजबूत था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है। और इसमें मैंने व्रत, गढ़ व शारदा वर्ड ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी वर्ड दे देता है और पूछता है किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो सैन्य इकट्ठा करता था राजा, यानी विभिन्न जो कबीलाई आदिवासी समूह थे, तो उन्हें ही ये सब कहा जाता था। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। ऋग्वैदिक लोग जो है युद्ध के लिए रथों का प्रयोग करते थे। अयस शब्द ध्यान रखिएगा, अयस वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। अयस शब्द जो होता है का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए किया जाता था, जिससे पता चलता है कि धातु का काम करना उन्हें ज्ञात था। उनके पास बेहतर हथियार थे, उन्हें धातुओं को गलाने का कार्य ज्ञात था, और इनसे जुड़ी जनसंख्या को कर्मर कहा जाता था। यानी धातुओं के गलाने के कार्य जो में जुड़ी जनसंख्या को क्या कहा जाता था, उन्हें कर्मर कहा जाता था। ये वर्ड आप जरूर एंशिएंट हिस्ट्री में जितने की वर्ड है वो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें पूछा जरूर जाता है। तो ठीक है, तो आर्य 2 प्रकार से संघर्ष में लिप्त रहे। पहले वो पूर्व आर्य स्वदेशी लोगों से लड़े, दूसरे आपस में लड़े। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 2 सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द विष, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द विष कहा जाता है। ऑप्शन ए, शूद्रों को जो
चौथे वर्ड से संदर्भित थे। ऑप्शन बी, राजा द्वारा किया गया एक यज्ञ को जो सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता था। ऑप्शन सी, समग्र रूप से लोगों या समुदायों को। ऑप्शन डी, जनजाति कबीले आधारित विधानसभाओं को। तो इसमें जो है विश्व शब्द कहा जाता था ऋग्वेद में। ऐसे ही वर्ड पूछेगा, आपको बताना होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन एक देखेंगे तो ऑप्शन एक गलत है, ठीक है। बाद के जो वैदिक लेख एक और 3 उच्च वर्णों तथा दूसरी ओर शूद्र के बीच एक रेखा खींचता है, जिसके तहत सबसे खराब स्थिति शूद्रों के लिए आरक्षित थी तथा उन्हें दूसरे वर्णों का सेवक माना गया था। ये शूद्रों के बारे में जो है आपको बता रहे हैं। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इस प्रकार के यज्ञ जो राजसूय यज्ञ कहते हैं के रूप में जाना, जिन्हें क्या राजा के प्रभाव को मजबूत किया, और यह अभिषेक समारोह राजाओं का उद्घाटन यज्ञ अनुष्ठान होता था। इस अनुष्ठान से राजा के प्रभाव में वृद्धि हुई तथा सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने वाला माना जा गया। तो इसका संबंध विश्व से भी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन 3 देखें तो 3 सही है। विश्व शब्द का प्रयोग लोगों या समुदाय को समग्र रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जन शब्द यानी जन शब्द का के साथ किया गया। राजा को उनसे बलि नामक, बलि ध्यान रखिएगा, बलि वर्ड भी ध्यान रखिएगा, बलि नामक एक स्वैच्छिक क्या भेंट प्राप्त होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका संबंध किससे, ऑप्शन सी से। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपको बताएं, ये जो जनजाति कबीले आधारित विधानसभाओं की बात कर रहा है, तो विधानसभाओं को क्या कहा जाता था, जिसे ऋग्वेद में सभा, समिति, इसके अलावा विदथ और इसके अलावा गण के रूप में किया गया। इनमें क्या था, विधाता सबसे प्राचीन जनजाति प्रतीत होती है। सभा क्या था, सभा कुछ प्रमुख होते थे जो समिति की बड़ी संस्था मानी जाती थी। इन विधानसभाओं को सैन्य, धार्मिक और राजनीति से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार था। तो इस प्रकार देखेंगे, मैंने सारी व्याख्या भी कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित दसराज शब्द या 10 राजाओं के युद्ध के संबंध में कथनों पर विचार करना है। सही आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, परुष्णी यानी परुष्णी का जो है एंशिएंट नेम क्या, रावी का एंशिएंट नेम क्या है, परुष्णी नदी पानी के विभाजन का संघर्ष के कारणों में से एक था, यानी 10 राज यज्ञ। ऑप्शन 2 की बात करें, पुरु सबसे महत्वपूर्ण पराजित जनजाति में से एक थी। ऑप्शन 3 की बात करें, यह एक आर्य कुल का युद्ध था। तो इसमें पूछा है 10 राज यज्ञ के बारे में, ठीक है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, क्योंकि परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के मध्य क्या युद्ध हुआ था। भारत में पुरोहित जो है वरिष्ठ एवं 10 जनजातियों का समर्थन करने वाले पुरोहित जो विश्वामित्र के बीच विवाद के कारण युद्ध छिड़ गया। जो रावी नदी या परुष्णी नदी का जल का विभाजन भी युद्ध का एक प्रमुख मुद्दा था, जिसने युद्ध को जन्म दिया। जिस प्रकार ऑप्शन 1 भी सही है। और इसमें पुरु जो थे, युद्ध ने सुदास को जीत दिलाई और भारत की सर्वोच्चता स्थापित की, तथा पराजित जनजातियों में पुर जो थे इसी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति। इसके बाद भरत ने जो जीता था, ठीक है, सुदास जो थे भरत ने पुर के साथ हाथ मिलाया तथा एक नई शासक जनजाति का गठन किया, जिसे कौरव कहा जाता था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 गलत है। यह 10 जनजातियों और उसमें से क्या थे, 5 आर्य थे तथा 5 गैर आर्य थे। तो इस प्रकार देखेंगे तो एक तरफ क्या थे, पुरु, यदु, तुर्वशा, अनु, तो ये सब थे। दूसरी तरफ क्या थे, अलीना, पक्त, भलना, शिव, विष्णु नामक जनजातियां थी। तो इस प्रकार जो है एक आर्य कुल युद्ध नहीं था, इसमें गैर आर्य भी शामिल थे। 1 और 2 सही है और ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो वैदिक काल के संदर्भ में दिया गया है राजनीतिक पदाधिकारी समारोह। सेनानी का दिया है प्रधान सेनापति। ऑप्शन 2 दिया गया है जीव विग्रह अधिकारी, वैदिक काल में पुलिस। ऑप्शन 3 दिया गया है संग्रहिती, कोषाध्यक्ष। ऑप्शन 4 दिया गया है भाग दुग्धा दिया गया है राजस्व संग्राहक। सही सुमेलित आपको देखना है। अगर इसमें बात करें तो इसमें सही सुमेलित की बात करें, 1 2 3 4 चारों सुमेलित है, ठीक है, चारों सुमेलित हैं।
अगर बात करें आदिवासियों के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजन के रूप में जाना जाता, जो असीमित शक्ति का प्रयोग करते थे तथा उन्हें प्रशासन के लिए विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह एक राजा के बजाय एक प्रमुख के रूप में अधिक जाना जाता था, जिन्हें अन्य पदाधिकारियों के साथ पुरोहित और एक सेनानी प्रधान सेनापति द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इसमें बताएं ये तो जान गए राजनीतिक पदाधिकारी समारोह, ठीक है, सेनानी को प्रधान सेनापति, जीव विग्रह अधिकारी को वैदिक काल के पुलिस। इसके अलावा जो आपको बता, वज्रपति एक वर्ड है, आपको वर्ड ही ध्यान रखना। वज्रपति का संबंध है चारागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को, ठीक है। इसके अलावा भी अधिकारी बता दे रहे हैं, वज्रपति का संबंध है चारागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को। इसके अलावा बता दे ग्रामीण एक होता है पद, उसका संबंध होता है गांव का मुखिया यानी लड़ने वाला गिरोह। एक तीसरा वर्ड है मध्यमासी, मध्यमासी का संबंध होता है विवादों को सुलझाने वाले मध्यस्थ। इसके अलावा पालगाल, संदेह स्वाहक को कहते हैं पालगाल। इसके अलावा वर्ड है गोविकतर्ण यानी वनों का खेलों के प्रमुख। इसके अलावा वर्ड है अक्षप यानी मुनीम। तो इन वर्डों को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भी वर्ड आएंगे आपको मिलान के लिए, और ये हर साल आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से परिवर्तन क्या उत्तर वैदिक काल के दौरान हुए? ऑप्शन ए प्रजापति, निर्माता ने देवताओं के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन 2 है यज्ञ व कर्मकांड प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऑप्शन 3 गोत्र की संस्थाएं विकसित हुई और केवल मवेशियों के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय विस्तार के लिए भी युद्ध शुरू हुआ। ऑप्शन 4 की बात करें, समाज देहाती समाज से कृषि समाज में बदलने लगा। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। सही विकल्प में आपको कौन सा, उत्तर वैदिक काल के दौरान जो परिवर्तन उत्तर वैदिक काल उसके दौरान पूछा है। तो इसमें देखेंगे अगर देखा जाए तो चारों सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो 2 उत्कृष्ट ऋग्वैदिक देवताओं यानी इंद्र और अग्नि, ऋग्वैदिक जो देवता थे उसमें कौन थे, इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण थे, ठीक है, ने अपना पूर्व महत्व खो दिया। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में क्या इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण थे, उत्तर वैदिक काल परिवर्तन दौरान इन्होंने अपना महत्व खो दिया। प्रजापति जो थे इसके बाद कौन महत्वपूर्ण हो गए, प्रजापति जो है वो वैदिक युग के दौरान सर्वोच्च स्थान पर आसीन हुए। विष्णु जो थे लोगों के संरक्षक और रक्षक माना जाने लगा तथा पूषण को शूद्रों का देवता माना जाने लगा जो मवेशियों की देखभाल करते थे। इस प्रकार ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं की बात की जाए किसे माना जाता था, इंद्र और अग्नि को। उसके बाद जब ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आया परिवर्तन का दौरान उसमें प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। इसमें जो है विष्णु को संरक्षक माना जाने लगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही, क्योंकि लोग इस काल में उन्हीं भौतिक कारणों से देवी देवताओं को पूजा करते थे जैसे वे पहले करते थे। हालांकि कर्मकांडों व पूजा के तरीकों में काफी जो है बदलाव आया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यज्ञ और कर्मकांड जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। इसमें सार्वजनिक एवं घरेलू स्थानों पर जानवरों की हत्या शामिल थी। बाद में वैदिक समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ गए। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, सामने बता ही दिया, ऑप्शन डी सही है। गोत्र की संस्था का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में, यह हुआ, इसका अर्थ था उस स्थान से था, गोत्र का मतलब जहां से पूरे कुल के मवेशी रखे जाते थे। आज भी वही जाना जाता है, गोत्र का संबंध होता है जहां पहले आपके कुल के मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन समय के साथ यह एक समान पूर्वज वंश की परंपरा का प्रतीक बन गया। ऑप्शन 4 की बात करें तो आदिवासी चरवाहे किसान बन गए। आदिवासी किसानों पर आदिवासी मुखिया हावी होने लगा। उत्पादित जो फसलें थी जिनमें चावल को क्या व्रीहि कहा जाता, गेहूं को क्या कहा जाता था, गेहूं के चावल को क्या कहा जाता उसमें व्रीहि, गेहूं को गोधुमा, गन्ना, दाल, बाजरा, जौ आदि शामिल थे। हालांकि मवेशी पालन का अभ्यास जारी रहा। उत्तर वैदिक काल में क्या लोहे का उपयोग कांस्य और तांबे के साथ किया जाने लगा। तो ये इसकी व्याख्या थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 में, उत्तर वैदिक काल के दौरान गोधना शब्द को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन 1 युद्ध के जीते गए मवेशियों को रखने का स्थान। ऑप्शन 2 भगवान का आवाहन करने के लिए अभ्यास और एक अनुष्ठान, बलि जिसमें सामूहिक रूप से मवेशियों की हत्या शामिल थी। ऑप्शन डी एक अतिथि जिसमें मवेशियों को मांस खिलाया जाता था। अभी मैंने गोधना की व्याख्या की थी, बहरहाल फिर से बता देते हैं। गोधना जो था उत्तर वैदिक काल में एक बलिदान का एक महत्वपूर्ण
काम था सामान्य पहलू बन गया था। इसने क्या किया था, इसमें एक समग्र चरित्र प्राप्त किया तथा इसके सार्वजनिक रूप से घरों में प्रदर्शन किया गया। इसमें राजा पूरे समुदाय के साथ भाग लेता था। व्यक्तियों ने अग्नि को समर्पण करने की प्रथा शुरू की। इनमें से प्रत्येक एक अनुष्ठान में बलिदान का रूप ले लिया। बलिदान में बड़े पैमाने पर जानवरों की हत्या, विशेष रूप से पशुधन का विनाश शामिल था। अतीत जो अतिथि थे, यानी जो इसमें अतिथि आते थे, अतिथि को क्या कहा जाता था, गोधना या मवेशियों को खिलाने वाले रूप में जाना जाता था। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी सही, यानी एक अतिथि जिसे मवेशियों का मांस खिलाया जाता था उसे क्या कहा जाता, गोधना कहा जाता, गोघना। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बौद्ध धर्म के संदर्भ में विचार कीजिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आपको ध्यान रखना, सातवाहन काल इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जो है इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बौद्ध धर्म से तो आते ही आते हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में विचार करना है। ऑप्शन 1 है त्रिपिटक प्रकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर को स्वीकार करता था ना ही ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता था। ठीक है, कौन सा कथन इसमें गलत है? तो अगर बात करें बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों, तो पहला ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध ग्रंथ को क्या पाली भाषा में संकलित किया गया था। पाली भाषा सिद्धांतों को क्या कहते, त्रिपिटक यानी 3 टोकरी कहा जाता था। जैसे इसमें बात करें त्रिपिटक में क्या शामिल था, विनय पिटक। विनय पिटक था मठवासी नियमों और नैतिक विषयों के संबंधित था। यह भी ध्यान रखना, विनय पिटक में क्या क्या शामिल था, विनय पिटक में नियम और नैतिक विषय शामिल थे। तो ये भी जो है ध्यान रखते चलिएगा। दूसरा क्या था त्रिपिटक में, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या शामिल था, सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के क्या थे, प्रवचन और शिक्षाएं शामिल थी। ऑप्शन 3 की बात, सॉरी तीसरा पिटक की बात करें, तीसरे पिटक में क्या था, अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई थी। तो इस प्रकार त्रिपिटक ही इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें जो है गलत है। त्रिपिटक जो है प्रकृत भाषा में नहीं थी, पाली भाषा में थी। तो ऑप्शन 1 गलत है। 1 जहां होगा वो ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, और ना ही डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो 2 सही है कि बुद्ध ना तो ईश्वर को स्वीकार करते थे और ना ही ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। उन्होंने कर्म के नियम पर बहुत जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया था कि जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है। उन्होंने सिखाया आत्मा मौजूद नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है। इसमें गलत पूछा है, इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सभी 16 जनपदों को सूची का उल्लेख है? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, इंडिका, अर्थशास्त्र। तो इसमें बताना है आपको दोस्तों, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सभी 16 जनपदों की सूची का उल्लेख है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी में, यानी 1 और 2 भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में आपको 16 जनपदों की सूची का उल्लेख मिल जाएगा। अगर बात करें भगवती सूत्र की, तो ये एक व्याख्या है। व्याख्या प्रजापति को आमतौर पर भगवती सूत्र के रूप में जाना जाता है। यह जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आपको ध्यान रखना, भगवती सूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म या जैन साहित्य से। ठीक है, इसमें महावीर द्वारा उत्तर दिए गए प्रश्नों का विवरण है और यह 16 जनपदों की एक अलग सूची भी देता है। अंगुत्तर निकाय की बात करें तो अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है, ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, जिसमें जो है 16 महान राज्यों को सूची देता है, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। सुत्त पिटक को भी बताया, इसमें क्या है, प्रवचन और शिक्षाओं का सम्मेलन है, जिसमें सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं शामिल है, को 5 समूहों या निकाय में, यानी 5 समूह कौन कौन से हैं, दीघा, मझिम, संयुक्ता, अंगुत्तर और खुदक में विभाजित किया गया है। और इसके अलावा बात करें प्रारंभिक बौद्ध धर्म के लोकोत्तरवाद स्कूल का एक पाठ है, जिसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। इंडिका की बात कर लें, जो सही नहीं है इस उत्तर उसकी बात कर ले। इंडिका जो था ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, उसके द्वारा रचित था।
जिसमें क्या मौर्य प्रशासन के बारे में विशेष रूप से पाटलिपुत्र की राजधानी प्रशासन और सैन्य संगठन और समकालीन सामाजिक जीवन के बारे में विवरण दिया गया। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य द्वारा लिखित था। इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला जो था राजा, दूसरा था उसकी परिषद, तीसरा सरकार विभाग में संबंधित था। दूसरा क्या था, पहले में क्या था, पहले में राजा, उसकी परिषद, सरकार था। दूसरे में नागरिक आपराधिक कानून के साथ। तीसरा था कूटनीति और युद्ध के साथ जो है ये सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। तो ये हो गई आपकी पूरी व्याख्या। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कनिष्क ने हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऑप्शन 2 है कनिष्क के शासनकाल के दौरान अश्वघोष महान दार्शनिक थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा। ऑप्शन 3 की बात करें, महासंघिकों द्वारा बुद्धों के विचलन ने हीनयान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें पहले गलत पूछा, ठीक है, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन 1 गलत है। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक उत्साही अनुयायी था, ठीक है, जिसने चौथे बौद्ध महासंघ या परिषद की मेजबानी की थी। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय बन गया था और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए चीन भेजे गए मिशनों का समर्थन किया। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था, हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं। उसके पहले जो था, जब इसने चौथे बौद्ध धर्म महासंघ परिषद की मेजबानी की थी, उसके बाद ही जो है देखेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि कनिष्क अश्वघोष और नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिकों के संरक्षक थे और अश्वघोष को उनके बुद्ध चरित्र के लिए जाना जाता था, जिन्हें पहले संस्कृत नाटक और इसके अलावा सरपुत्र प्रकरण के लेखक के रूप में माना जाता था। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि महासंघिकों द्वारा बुद्ध की मूर्ति पूजा में महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बुद्ध की पूजा फूल, वस्त्र, इत्र, दीपों से की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म की छवि पूजा और अनुष्ठान से विकसित हुआ। तो इसमें ऑप्शन 3 गलत है। इसमें गलत पूछा है, ऑप्शन 1 और 3 जहां होगा वो ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। भारत में धार्मिक प्रथाओं यानी स्थिरवादी और सर्वस्ववादी संप्रदायों के संदर्भ में विचार कीजिए। ये किससे संबंधित थे, यही पूछा है इसमें। तो इसमें देखेंगे तो ये वैशाली में जब द्वितीय बौद्ध परिषद के दौरान क्या हुआ, बौद्ध जो व्यवस्था थी वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। यानी पहली जो थी वो स्थिरवादी थी या प्राचीन शिक्षाएं थी उसमें विश्वास रखते थे बौद्ध के। दूसरा क्या था, महासंघिक थे, यानी महान समुदाय के सदस्य। बाद में इसने बौद्ध धर्म के महायान रूप में विकास किया। तो महासंघिकों के विचारवादी थे, जैसे लोकोत्तरवादी एक व्यवहारिकवादी और स्थिरवादी के विचारवादी थे, जैसे सर्व स्थिर विधान, सम्मितियां, वत्सपुत्रियां, सैंत्रिक, तो ये सब जो थे शामिल थे स्थिरवादी। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी कुल मिलाकर इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा महाजनपद काल के दौरान जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण नहीं था? ऑप्शन 1 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक अशांति। ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में जटिल अनुष्ठानों यज्ञ के पक्ष में लिया गया। ऑप्शन सी की बात करें वैश्यों की आर्थिक स्थिति में गिरावट। ऑप्शन डी की बात करें उपनिषदों की शिक्षाएं प्रकृति में अत्यधिक दार्शनिक थी। तो इसमें बताना है कि महाजनपद के काल के दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कारण नहीं था। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 था, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के धार्मिक कारण ईसा पूर्व जो थे 6ठी ईसा शताब्दी में भारत में धार्मिक अशांति, अंधविश्वासों और मंत्रों ने लोगों के भ्रमित कर दिया था। इस प्रकार ये तो कारण था ही। दूसरा भी कारण था, उत्तर वैदिक काल में जिन जटिल कर्म कांडों और बलिदानों की वकालत की गई थी वे आम लोगों को स्वीकार नहीं थे। बलिदान के अनुष्ठान में भी बहुत महंगे हो गए। इस प्रकार देखेंगे दूसरा भी शामिल था। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि व्यापार की वृद्धि, वैश्यों और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वे अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समर्थन शुरू किया, यानी वैश्यों की आर्थिक स्थिति में गिरावट नहीं आई। ऑप्शन 4 भी सही है। लोग सभी के लिए मोक्ष के लिए एक सरल, छोटा, सुगम तरीका चाहते थे। ऐसी धार्मिक शिक्षाओं से लोग ज्ञात भाषा भी नहीं होनी चाहिए। तो यह आवश्यकता बौद्ध और
महावीर की शिक्षाओं से पूरी हुई। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 भी सही है, इसमें ये कार्ड शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य विचार बौद्ध परिषद स्थान। प्रथम बौद्ध परिषद वैशाली, द्वितीय बौद्ध परिषद राजगृह, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर। इसमें कौन सा सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें, प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें तो ये राजगृह में हुई। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां हुई? राजगृह में। राजगृह में लगभग जो है 483 बीसी की में हुई। इसे अजात शत्रु द्वारा बुलाई गई, जो हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध जो संगीत हुआ, परिषद हुआ, वो किससे संबंधित था? अजात शत्रु। ये भी ध्यान रखना, ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद की स्थापना महाकश्यप ने की थी। परिषद में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, आनंद ने सुत पिटक का पाठ किया। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, उपाली वर्ड और आनंद। आनंद ने किस विषय का पाठ किया? आनंद ने सुत पिटक का पाठ किया। त्रिपिटक में मैंने बताया था ना, विनय पिटक, सुत पिटक, अधिगम पिटक। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो एक सुमेलित नहीं है। तो जब ऑप्शन एक सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन 2 भी सुमेलित नहीं है। यानी द्वितीय जो बौद्ध परिषद थी वो वैशाली में आयोजित हुई और ये लगभग 383 बीसी पूर्व जो है कालाशोक के समय जो है, ये कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित था। और जो इसका अध्यक्ष कौन था? इसमें महाकश्यप थे। इसका अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीत या बौद्ध परिषद का जो अध्यक्ष था वो शबा कामी था। बौद्ध को 2 संप्रदाय में विभाजित होगा, यानी द्वितीय बौद्ध परिषद के दौरान ही जो वैशाली में हुई, इसी में क्या हुआ, जो ये बौद्ध था, बौद्ध धर्म था, वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। यानी स्थिर वादिन या जो प्राचीन शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, दूसरा क्या था? महासंघिका, महासंघिका या महान समुदाय जिसे कहा जाता था। तो इस प्रकार भी ये भी ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन 1 और 2 इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें 1 और 2 जिसमें होगा वो काट दीजिए। तो इस प्रकार तो सारे चले जाएंगे। तो देखेंगे ऑप्शन 3 की बात करें, तीसरा बौद्ध संगीत की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये सुमेलित है। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये लगभग 250 बीसी के लगभग हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्सा। यह राजा अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित था उसके टाइम हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार अधिगम पिटक जो थे कथवतु नामक अंतिम खंड जोड़ा गया इसमें। ऑप्शन 4 भी जो है सुमेलित है। चौथा बौद्ध संगीत कश्मीर में हुआ था और इसका अध्यक्ष जो था कश्मीर में जब हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, जो और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कुषाण वंश के संबंधित था। बौद्ध धर्म जो था हीनयान महायान में विभाजित होगा, यानी जब चौथी बौद्ध संगीत हुई इसमें जो है हीनयान महायान में ये विभाजित हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन डी केवल, इसमें जो है आप देखेंगे इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें 3 और 4 सुमेलित है। तो 3 और 4 कहां है? इसमें कहीं 3 और 4 नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी में जो है यहाँ पर 3 रहना चाहिए था। 3 और 4 सुमेलित है, तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित है। ठीक है, और बाकी जो है सुमेलित नहीं है। तो इस तरह आज का हमारा जो है 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, पॉलिटी की चल रही है और ज्योग्राफी की चल रही है, एनवायरमेंट इकोलॉजी चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड एडू पर मिल जाएगी। पर्सनल कोई आपको कमेंट आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में कर ली, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसमें कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, आंसर में दिक्कत है, नहीं तो आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं। चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, इसके साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ऐसे ही हम आपके लिए और टेस्ट लाने वाले हैं।